Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himlata Vasis, your SST teacher. So, dear students, today we read our remaining chapter of the chapter 15. That name is Movement of the Ocean Water. Start with the new topic, Ocean Currents. So let me start it. Regular movement of a mass of water in fairly defined direction over great distance is known as current. अब देखो currents क्या होती हैं. Currents are the जो ओशियंस होते हैं, ओशियंस में जो वाटर है बेटा वो एक ही डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में सिर्फ उसकी एक ही डायरेक्शन होती है और वो रेगुलर फ्लो करता रहता है. इसी को कहा जाता है करंट्स. Water in the current moves forward while water on its sides and below it remains more or less stationary. Thus, an ocean current can be compared with rivers on the land, but ocean are much larger than river. अब देखो, अब आप कहोगे कि मैम जो रिवर्स है, रिवर्स में भी तो वाटर एक ही तरफ फ्लो करता है, उसकी भी तो डायरेक्शन सेम ही रहती है. देन हम वहाँ पे जो ओशंस में जब करंट्स आते हैं तो उनको हम करंट्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि बेटा जो ओशियंस होते हैं वो रिवर्स के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं. अब काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं तो यहाँ पे जो करंट्स आती हैं वो काफ़ी स्पीड से बनती हैं और जो पानी होता है, पानी का जो लेवल होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है. ओके. अब नेक्स्ट है केसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ करंट्स, की करंट्स बनते कैसे हैं. द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द करंट्स आर रिलेटेड टू 4 सेट्स ऑफ फैक्टर्स. 4 फैक्टर्स हैं जिससे जो करंट्स हैं वो रिलेट होती हैं. ठीक है. फर्स्ट फैक्टर इज फैक्टर्स रिलेटेड टू अर्थ रोटेशन. अर्थ का जो घूर्णन है, ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है उससे रिलेट होता है. ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन, जो गुरुत्वाकर्षण बल है और जो डिफ्लेक्शन फोर्स है यानी कि विक्षेपक जो फोर्स है उससे रिलेटेड होती है. सेकंड फैक्टर ऑर्गेनेटिंग आउटसाइड द सी. सेकंड होता है बेटा महासागरों से हटकर जो उत्पन्न होती हैं वो वाले फैक्टर्स हो जाते हैं. लाइक जैसे कि एयर प्रेशर है, विंड्स हैं, इवेपोरेशन है, इंसोलेशन है, सूर्य तप फैक्टर्स. एंड द नेक्स्ट फैक्टर फैक्टर ऑर्गेनेटिंग विद द सी. प्रेशर, ग्रेडिएंट, टेम्परेचर डिफरेंस, सैलिनिटी, डेंस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस. अगला फैक्टर कौन सा होता है? जो हमारे जो ओशियन होते हैं, महासागर होते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाले जो फैक्टर्स होते हैं लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग ऑफ द आइस, बर्फ का पिघलना. एंड द नेक्स्ट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करंट्स फैक्टर मॉडिफाइंग द ओशियन करंट्स. जो महासागरीय जो धाराएं होते हैं उसमें जो परिवर्तन या फिर उनमें सुधार लाने के जो कारक होते हैं वो भी उसको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं. इसमें कौन से फैक्टर्स को ऐड किया गया है? वो है डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द कोस्ट, सीजनल वेरिएशन एंड बॉटम टोपोग्राफी. एंड सम इम्पोर्टेंट केस आर ब्रीफली डिस्क्राइब एज अंडर. कुछ केस है बेटा जिनको काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है. फर्स्ट है प्रिवेलिंग विंड्स. प्रिवेलिंग विंड दैट मीन्स प्रचलित पवनें, जो हवाएं जो चलती हैं वो एक मेन फैक्टर होता है इन करंट्स को ऑर्गेनेट करने का इन द ओशंस. प्रिवेलिंग विंड्स इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट्स मोर देन एनी अदर सिंगल फैक्टर. जो हमारी प्रचलित जो निरंतर चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा इनको अफेक्ट करती हैं किसी भी अदर फैक्टर से. सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इन्हीं से ये करंट्स. ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलती हैं. ओके. दिस विंड्स ब्लो कॉन्स्टेंटली इन पार्टिकुलर डायरेक्शन एंड ड्रॉ द सरफेस वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ करंट्स, ओशियन करंट्स. विद इन द टॉपिक देर आर ट्रेड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट. अब देखो, ये जो हमारे ओशंस होते हैं उसके ऊपर जो बॉटम होता है उससे जब वो चलती हैं तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन का काम करती है और फ्रिक्शन से हमेशा जो वाटर उसको आगे की तरफ फोर्स करती रहती हैं. जब वो फ्रिक्शन से उसको आगे की तरफ फोर्स करेंगे तो वहीं से जो करंट्स होती हैं ना उनका बर्थ हो जाता है, यानी कि वहाँ से वो जन्म ले लेती हैं, वहीं से वो जो करंट्स है वो उठना शुरू हो जाती हैं. और अगर हम बात करें हमारा जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की मोस्टली जो करंट्स हैं वो इन्हीं जो ट्रेड्स विंड्स है ना उनके अकॉर्डिंग चलती हैं. ट्रेड विंड्स होता है बेटा व्यापारिक धाराएं जो एक ही दिशा में चलती रहती हैं. ठीक है. ट्रेड विंड्स, लोकल विंड्स, ये अलग अलग टाइप्स की विंड्स होती हैं. तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो इन करंट्स को बनने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं. ओके.
They are responsible for north equatorial and south equistic करंट्स फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और यही जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो नॉर्थ इक्वेटर से साउथ इक्वेटर में चलने वाली जो करंट्स होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट में बनती हैं उनके मेन फैक्टर होती हैं। द टेम्परेट लैंड्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइस एंड द ओशन करंट्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हम फिगर 15.6 में देखेंगे कि किस टाइप से जो ये ओशन करंट्स हैं वो एक रीजन को दूसरे रीजन में जो करंट्स होती हैं उनकी कोल्ड और हॉट जो विंड्स होती हैं उनके चलने में हेल्पफुल होती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स ऑन द करंट्स ए फाउंड इन द नॉर्थ इंडियन ओशन वेयर द ओशन करंट्स चेंज देयर डायरेक्शन विद द सीजनल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स। देखो अगर हम बात करें इसका एक अच्छा सा जो एग्जाम्पल है वो हमें देखने को मिलता है जो हमारा इंडियन ओशियन है यानी कि उत्तरी हिंद महासागर है, उसमें जब मानसून का टाइम आता है तो उसके अकॉर्डिंग जो मानसून विंड्स होती हैं उनमें चेंजेस आ जाता है। मतलब कि एक बार तो वो क्या करती हैं वो चलती हैं नॉर्थ टू साउथ और दूसरी बार साउथ टू नॉर्थ की तरफ चलती हैं। इस वजह से जो हमारे नॉर्थन हेमिस्फेयर है उसमें जो क्लाइमेट है वो कैसे टाइप्स की मानी जाती है मानसून टाइप्स की, वो इन्हीं करंट्स की वजह से मिलती है। वहाँ पर हमें इनकी जो डायरेक्शन उनमें किस टाइप से चेंज आता है ये बहुत ही अच्छे से देखने को मिल जाता है। सेकेंड फैक्टर है इन करंट्स को अफेक्ट करने का वो है टेम्परेचर डिफरेंसेस। क्योंकि किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है बेटा वो सेम नहीं रहता और ये तो वाटर के करेक्टरिस्टिक्स ही रही है कि वो बहुत ही देर से गर्म होता है और बहुत ही देर से ठंडा होता है ना। और जो गर्म जल होता है वो क्या होता है बताओ मुझे, हल्का होके फैलता है ना, फ्लूइड हो जाता है। देखो टेम्परेट इज हाई एट द इक्वेटर एंड लो एट द पोल्स। वी बेटरली नो कि इक्वेटर पर टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है क्योंकि सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट इक्वेटर पर ही गिरती हैं, जबकि हमें पता होता है कि वही इक्वेटर पे जो टेम्परेचर होता है वो लो रहता है। द इक्वेटोरियल वाटर बिकम्स लाइटर ऑन हीटिंग व्हाइल वाटर इज पोलर एरियाज बिकॉज हैवी ड्यू टू कूलिंग। और हमें ये भी पता है कि जो इक्वेटर है वहाँ पर जो पानी होता है वो हल्का होता है और हल्का होकर पानी हमेशा स्प्रेड होता है, फैलता है। जबकि जो हमारे पोलर्स होते हैं वहाँ पर जो वाटर होता है वो कैसा होता है, काफ़ी ठंडा होता है जिसके कारण वो श्रिंक रहता है, सिकुड़ा रहता है। अगर हम बात करें पोलर्स की तो वहाँ पर जो पानी है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता ही नहीं, मोस्टली हमें वो आइसी फॉर्म में मिलता है ना। द वार्म लाइट वाटर फ्लोट्स ऑन द कूल हैवी वाटर। हाँ भाई, अब हल्का होके पानी जब गर्म होके जब पानी हल्का होगा तो ऑब्वियसली वो हैवी जो थिंग्स है, हैवी वाटर है, उसके ऊपर फ्लोट करेगा। दिस मेक ए डिफरेंस इन द लेवल ऑफ द सी। और इसी वजह से टेम्परेचर के लो और हाई होने की वजह से जो सीज होते हैं वहाँ पर जो लेवल होता है वाटर का वो डिफरेंस मिलता है। टू मेंटेन द बैलेंस water from equatorial areas moves towards the poles areas in the form of currents. To continue this, polar currents flow towards the equator under the surface. Currents caused by differences in water density are described as thermocline currents. और इसी वजह से जो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से हमारे जो सरफेस रीजन्स होते हैं वहाँ पर भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं और वाटर के और जो हमारा सरफेस रीजन है उसमें डिफरेंसेस के कारण जो हमारी करंट्स होती हैं उनमें भी डिफरेंस आता है। इसी को कहा जाता है थर्मोक्लाइन करंट्स। ओके, थर्मोक्लाइन करंट्स कौन सी होती हैं? जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंस होती हैं। जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे कोल्ड करंट्स होती हैं और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर वार्म करंट्स चलती हैं। ओके, क्लियर। एंड द नेक्स्ट फैक्टर सैलिनिटी डिफरेंसेस। ठीक है, अगला जो फैक्टर वो क्या है? लवणता में डिफरेंस, यानी कि जो हमारे ओशंस होते हैं उसमें जो नमक होता है उसमें कितनी मात्रा में वो घुला रहता है उस पर डिपेंड्स होते हैं। वाटर हैविंग हाई सैलिनिटी इज हैवियर एंड इट्स सबसाइड्स एज अ रिजल्ट लाइट वाटर विद लेस सैलिनिटी। अब भाई देखो, हमने जब सैलिनिटी वाला जब हम कर रहे थे चैप्टर 14 किया था तो हमने देखा था कि जिस पानी में सैलिनिटी ज़्यादा होती है वो पानी की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो पानी भारी होता है। जिस पानी में सैलिनिटी कम होती है वो पानी कैसा होता है? लाइट वेट होता है। ठीक है, वो हल्का होता है। टुवार्ड्स द एरिया ऑफ हाई सैलिनिटी एंड ए करंट इज फॉर्म्ड। अब क्या होता है कि लाइट सैलिनिटी यानी कि लाइट जो वाटर है जहाँ पे पानी लेस सैलिनिटी है वहाँ से जो करंट्स होती है वो किस तरफ चलती हैं? वो चलती है हाई सैलिनिटी वाले वाटर्स की तरफ। टू मेंटेन द बैलेंस, और इसी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अंडर करंट ऑफ हाई सैलाइन वाटर मूव्स टुवार्ड्स द एरिया ऑफ लोअर सैलिनिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने? द मेडिटेरियन सी इज मोर सैलाइन देन द
ऑफ अटलांटिक ओशन, जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य जो सागर है, उसके कंपैरिजन में जो अटलांटिक जो सी है वो कैसा है, वो कम सैलाना है। दिस रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ ए सरफेस करंट फ्रॉम द from the Atlantic towards the Mediterranean and an undercurrent from the Mediterranean to the Atlantic। अब क्या होता है कि अब यहाँ पर अटलांटिक से जो करंट्स है वो चलती है मेडिटेरियन की तरफ, क्योंकि मेडिटेरियन जो सी है वो कैसा है, वहाँ पर जो सैलिनिटी है, सैलिनिटी कम है। ओके, अब उसी के अंडर एक नीचे एक और करंट्स बनती है जो मेडिटेरियन से अटलांटिक की तरफ चलती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला जो फैक्टर है वो है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, more evaporation reduce the amount of water and lower to level। in order to maintain the balance, water from other areas start flowing in the form of a current। for example, evaporation is more in the Mediterranean Sea than in the Atlantic Ocean। this lower of the water level in the Mediterranean Sea and a current flow from द अटलांटिक ओशन। क्या होता है बेटा, जिन रीजन्स पर, जिन स्थानों पर इवेपोरेशन अधिक होता है वहाँ पर जो वाटर का लेवल है वो कम होता चला जाता है, और बैलेंस बनाए रखने के लिए वहाँ पर दूसरी प्लेसेस से जो पानी वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इसी टाइप से एक जो करंट्स है वो वहाँ पे बनना शुरू हो जाती है। फॉर द एग्जांपल, अब हमारा जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में अटलांटिक ओशंस की कंपैरिजन में अधिक इवेपोरेशन होता है, जिससे कि मेडिटेरियन सी का जो लेवल है वो कैसा होता है, वो लेवल अटलांटिक ओशंस के कंपैरिजन से नीचा होता है। अटलांटिक ओशन में जो लेवल है वाटर का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमारा मेडिटेरियन सी है वहाँ पर सन की रे सीधा गिरती है और इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। सो अटलांटिक ओशन से जो हमारा मेडिटेरियन सी है उसकी तरफ एक करंट्स चलने लगती है। ओके, एक फैक्टर ये हो गया। अगला फैक्टर बेटा रोटेशन ऑफ द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस ड्यू टू विच कोरियोलिस फोर्स। अब देखो, कोरियोलिस फोर्स के दौरान जो अर्थ है बेटा वो क्या होती रहती है, घूर्णन करती रहती है, बिकम्स इफेक्टिव। ड्यू टू कोरियोलिस इफेक्ट द मूविंग वाटर टर्न्स एंड फ्लो एल्पिटिकल पाथ नॉन एज ग्रे। ठीक है, कोलियस फोर्स वहाँ पे बनता है जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है, और कोलियस फोर्स के ही अफेक्ट से जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वो मुड़ जाता है, सर्कुलर फॉर्म में चलना शुरू कर देता है, और इसी सर्कुलर फॉर्म को कहा जाता है गियर। ठीक है, वाटर सर्कुलेशन इन दिस गियर्स इज क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड काउंटर क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। दस अकॉर्डिंग टू फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट्स मूव टू देयर राइट इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, कि जो करंट्स है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में तो वो राइट की तरफ रोटेट होती हैं, एंड दे लेफ्ट इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉक चलती हैं। ठीक है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, जिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू करंट्स, और इससे नई करंट्स बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक इज टर्न टुवर्ड द साउथ एंड कैनारियाज करंट इज फॉर्म। आप देखो, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया उन्होंने कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है उसमें, नॉर्थ अटलांटिक जो ओशन है उसका जो फ्लो होता है वो कुछ साउथ की तरफ मुड़ जाता है, और इससे जो कैनरी एक करंट्स है वो बनता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहाँ पर कैनरी करंट्स चलती है। ये प्लेस होता है बेटा कैनरी प्लेस, वहाँ कैनरी प्लेस पे चलने वाले ओशन करंट्स को कहा जाता है कैनरी करंट्स। क्लियर? आगे चल के हमें बहुत सारे इन करंट्स के नेम है ना वो पता चलेंगे, अलग अलग ओशंस में कौन कौन से टाइप्स की जो करंट्स है वो चलती हैं, जिस जिस रीजन के पास वो चलती हैं उसको वही नाम दे दिया जाता है। लाइक फॉर द एग्जांपल जस्ट क्यूरोशो की वार्म करंट्स, नॉर्थर्न पैसिफिक वार्म करंट, कैलिफोर्निया कोल्ड करंट्स। तो वहाँ पे जिस प्लेस के आसपास वो करंट्स चलती है ना उस प्लेस का ही नाम दे दिया जाता है उन करंट्स को, क्योंकि कितनी सारी करंट्स होती हैं अलग अलग ओशंस में चलती हैं, तो उनको अलग अलग नाम देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके प्लेस जो उसके आसपास लगता है वही नाम उसको दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है शेप ऑफ द कोस्ट, कि जो हमारी कोस्ट का होता है तटरेखा, जहाँ पर एक लैंडेड रीजन होता है एक वाटर रीजन होता है, उस बाउंड्री को कहा जाता है कोस्ट। कि वो कोस्ट कैसी है, तटरेखा की जो आकृति है वो कैसी है, शेप कैसी है। द शेप ऑफ द कोस्ट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द ओशियन करंट्स। ओके, एंड दस करंट्स ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन फ्लो द कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। द साउथ इक्वेटोरियल करंट ऑफ द अटलांटिक ओशियन इज डिवाइड इंटू
2 parts on reaching the Barrelin coast. One branch turns northwards and reaches the Caribbean Sea. The other branch turns southwards and flows along the coast of Brazil in the form of Brazil currents. अब देखो, जो कोस्टल लाइन होती है, बाउंड्री होती है, उसका जो साइज़ होता है वो ओशियनिक जो हमारी करंट्स होती हैं उसके फ्लो की जो डायरेक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। जैसे कि नॉर्थ हिंद जो ओशियंस हैं उसमें पैदा होने वाली जो करंट्स होते हैं बेटा, वो हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका अकॉर्डिंग चलती हैं, और अटलांटिक ओशियन की जो नॉर्थन इक्वेटोरियल जो करंट्स हैं वो दक्षिणी अमेरिका का जो तट है ना उस पर 2 अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट में तो नॉर्थन तट, नॉर्थन कोस्ट के साथ बहकर कैरेबियन सागर में पहुंच जाता है, और दूसरा जो ब्राज़ील का जो कोस्टल रीजन है, ब्राज़ील का जो तट है उसके साथ साथ वो साउथ की तरफ मुड़ जाता है। तो जो कोस्टल की जो शेप्स, कोस्ट की जो शेप्स होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इनको अफेक्ट करती हैं। एंड द नेक्स्ट फैक्टर है चेंज ऑफ सीजन्स। ओके, जब सीजन्स चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट्स होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती है। चेंज ऑफ सीजन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट्स। जैसे मौसम परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारी करंट्स है, जो धाराएं हैं, उनका भी जो दिशा वो बदल जाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑफर्ड बाय द करंट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया ओशियन इन विंटर। द मॉनसून ड्रिफ्ट फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, जो मॉनसून है बेटा वो किस तरफ चलती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है। एंड इन समर इट्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द काउंटर इक्वेटोरियल करंट इज फाउंड इन विंटर, ओनली इन इक्वेटोरियल करंट्स इन समर ओनली। अब देखो क्या होता है, मानसून ड्रिफ्ट की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट टू वेस्ट है, और समर सीजन में ये वेस्ट टू ईस्ट की ओर होती है ना। विंटर सीजन में कैसी होती है, ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन समर सीजन में वेस्ट टू ईस्ट हो जाती है। और जो हमारा इंडियन ओशन में जो मेडिटेरियन जो सी है वो उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। और सिमिलर ऐसा होता है जब विंटर सीजन आता है तो विंटर सीजन अपोजिट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीजन्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा करंट्स को अफेक्ट करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे है प्लानिटरी विंड्स एंड ओशियन करंट्स की किस तरीके से जो करंट्स हैं वो बनती हैं और वो चलती हैं। आई होप यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। वेस्टर्ली विंड्स, एक मिनट, वेस्टर्ली विंड्स, ट्रेड विंड्स, जो भी हमारा इक्वेटर के आसपास चलने वाली जो विंड्स होती हैं उनको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम होती है। नॉर्थ से ये किस तरफ चलती है, साउथ से तो नॉर्थ की तरफ चलती है और नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। ये देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी क्लियर हो रही होगी, है ना। नॉर्थन इक्वेटोरियल करंट्स, ये इक्वेटोरियल करंट्स हैं, किस फॉर्म में चलती हैं यहाँ और यहाँ, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होती है। नॉर्थन हेमिस्फीयर है, ये हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें कैसे जो धाराएं हैं वो बनती हैं ये दिखाया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि देखो तो एक मिनट, ये वार्म करंट्स को शो किया गया है डायरेक्ट, बिल्कुल डॉट डॉट से कोल्ड करंट्स को शो किया गया है। फिर पैरेलल लाइन से प्रिवेलिंग जो विंड्स होती हैं उनको दिखाया गया है कि पश्चिमी पवनें, व्यापारिक पवनें किस तरीके से जो पवन से वो चलती हैं और कैसे ये वार्म और कोल्ड में चेंज होती रहती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।